हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। हमने पिछली क्लासेस में इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था, फिर आरबीआई के रोल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब आरबीआई का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी ही है दोस्तों, इतने सालों से जिसने हमारी देश की इकोनॉमी को होल्ड करके रखा हुआ है। तो वही मॉनेटरी पॉलिसी आज हम समझेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की मॉनेटरी पॉलिसी क्लास। अब मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, इसको आप समझिए। पहले, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई, ये जो हमारा पैसा है इकोनॉमी में, जितना भी पैसा है उसको कम ज़्यादा करते रहना। अगर लगता है कि मनी में इकोनॉमी में पैसा कम हो गया है, यानी कि जो है लोगों के पास पैसे कम हो गए हैं, यानी कि तनख्वाह भी लोगों को कम मिल रही है, व्यापार भी घटने लग गए हैं, तो इकोनॉमी आरबीआई इकोनॉमी में पैसा रिलीज कर देगा, और ताकि आम लोगों के पास पैसा है वो खर्चा करें, बिजनेस चलने लगे। ठीक है। दूसरा, अमाउंट ऑफ क्रेडिट। सिर्फ ये नहीं कि नोट छाप के ही पैसा दे दिया लोगों को। दूसरा रास्ता ये भी होता है कि भाई लोन, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों को लोन दे दो। जो बैंक हैं, अगर आप उन्हें सस्ता लोन देंगे, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, अगर आप उन्हें सस्ता लोन देंगे, तो अपने आप ही वो जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करेंगे, इकोनॉमी वहाँ से भी चालू हो सकती है। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के दो स्तंभ हैं। एक तो बात होती है कि भाई बिजनेसेस को चालू कीजिए, वहां से आम लोगों के पास तनख्वाह बढ़ेगी, वहां से जो है और वो खर्चा करेंगे तो बिजनेसेस भी बढ़ेंगे, छोटे छोटे, उन्हें भी लोन मिलेगा, इस तरह इकोनॉमी बढ़ेगी। दूसरा, उल्टी साइकिल होती है कि पहले आप कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा दीजिए, वो खर्चा करेगा तो स्मॉल बिजनेसेस बढ़ेंगे, वो ऑर्डर आगे लगाएंगे तो बड़ी कंपनियां बढ़ेंगी, उससे फिर और ज्यादा इंस्टीट्यूशन चलने लग जाएंगे हमारे देश का, और इस तरह से इकोनॉमी मूव करेगी। तो इसलिए जो है मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई दोनों को ही कंट्रोल करके रखती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम समझते हैं कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि हमने आपको बहुत पहले बताया थे कि गवर्नमेंट ने आरबीआई को इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि आप जो है इन्फ्लेशन जो है 4% से ज़्यादा ना बढ़ने दें। हालांकि एक दो मतलब 0.1 0.2 इधर उधर हो सकता है, बट मेजरली 4% के इर्द गिर्द ही आपको रखनी है। तो वो भी एक टारगेट हो गया। और वो टारगेट कौन पूरा करेगा? वो टारगेट जो मॉनेटरी पॉलिसी से ही पूरा होगा। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव वही हो गया, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस यानी कि सब्जियों के जो प्राइसेस होते हैं, या पेट्रोल के जो प्राइस, डीजल के जो प्राइस होते हैं, या बाकी जितने भी जो हमारा रॉ मटेरियल जैसे स्टील हो गया, कोयला हो गया, इस सब के जो कंट्रोल करने होते हैं, कॉपर हो गया, जितने भी मेटल्स होते हैं इनके प्राइस कंट्रोल करने। फिर कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट, कंक्रीट वगैरह होता है, तो उसके प्राइस कंट्रोल करने। ये सब चीजें जो है कंट्रोल, ये सब जो है मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि आप अपने देश की इन्फ्लेशन कितना रखना चाहते हैं। प्राइस इन प्राइस स्टेबिलिटी। अब आप कहेंगे कि भाई, अगर ऐसा ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी का ये सब कुछ हाथ में है कि इन्फ्लेशन जितनी मर्जी कम कर ले या बढ़ा ले, तो आरबीआई जो जीरो ही क्यों नहीं कर देता इन्फ्लेशन? तो ऐसा इसलिए नहीं करता दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि जब मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ाया आरबीआई ने, यानी कि महंगाई बढ़ी, तो एक आम आदमी ने, जब कोई एक बिजनेस, छोटे से बिजनेसमैन ने जब कोई माल खरीदा, उसको अपने टाइम पे अपने उसका बिका नहीं, या जो है उसने कुछ टाइम तक अपने पास रखे रखा, फिर वो जो है आगे बेचने चला। उसने देखा अगर मैं 1% कमा रहा था और इन्फ्लेशन 3-4% की आ गई, तो मेरा तो जो 1% का मार्जिन ही 3-4% हो गया, मेरी तो कमाई कहीं ज्यादा बढ़ गई। तो वो जो और ज्यादा माल खरीदेगा, सोचेगा कि आगे भी और कमाई बढ़ सकती है, और माल खरीदेगा। फिर आगे जब कंपनी बेच रही है, कंपनी भी देखेंगे, अच्छा ये तो माल की कीमत बढ़ती जा रही है, और खरीदते जाओ और लगाते जाओ, इसमें तो प्रॉफिट हमारा बढ़ता जा रहा है। इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है कि लोगों की जो कमाइयां हैं वो ही बढ़ जाती हैं। और मान लीजिए दूसरी तरफ डिफ्लेशन हो गया, तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो हो गया इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं महंगाई। दूसरा होता है मंदी, जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा बुरी होती है डिफ्लेशन। क्यों होती है? क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए किसी व्यापारी ने जो कोई माल खरीदा, ठीक है, अब वो मान लीजिए 2 महीना बिका नहीं, तो क्या होगा, या मान लीजिए सौदा हो गया, 2-3 महीने में माल पहुंचना है, इतने में ही जो है माल की कीमत गिर गई 2-3%। अब सौदा बिगड़ गया। अब जो उसने सोचा था कि मैं 2% कमा लूंगा इस माल में, वो सारी कमाई तो निकल गई हाथ से, लॉस और हो गया। तो अब वो व्यापारी कहेगा, यार ये तो बड़ा लॉस का बिजनेस है, मैं बिजनेस ही नहीं कर रहा ये वाला, नया बिजनेस ढूंढता हूँ।
इससे क्या होगा, एक व्यापारी के काम ना करने से उससे आगे की चेन बिगड़ गई, उससे आगे की कंपनियां बिगड़ गई। इस तरह से पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, पूरी इकोनॉमी में एक निराशा जाग गई डिफ्लेशन की वजह से कि हम तो जो भी काम करते हैं रेट ही गिर जाते हैं, हम क्या आगे कमाएंगे, कुछ भी नहीं कमा सकते। तो फिर जो तनख्वाह भी लोगों की ऑब्वियसली कम हो जाएगी, बहुत सारे कर्मचारी जो उनको जॉब छोड़नी भी पड़ेगी। तो हमेशा ही डिफ्लेशन बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, और एक लिमिटेड इन्फ्लेशन हमेशा ही फायदा करता है। ऑब्वियसली जो इस टाइम पे इन्फ्लेशन भयानक हो रहा है वो बुरा है, पर जनरली 3-4% का अगर इन्फ्लेशन गवर्नमेंट कहती है कि हम मेंटेन कर रहे हैं तो कोई ज़्यादा बुराई नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इतनी इन्फ्लेशन चलती है। तो ये हो गया हमारा प्राइस स्टेबिलिटी पहला। दूसरी बात, एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक्सचेंज स्टेबिलिटी। अब मान लेते हैं कि आरबीआई जो है इकोनॉमी में पैसा डालना ही नहीं चाहती है। इकोनॉमी में बिना पैसा डाले ही वो जो है सोचती है कि इन्फ्लेशन आ जाए किसी तरह से। तो कैसे आएगी, क्या होगा उसके लिए? मान लीजिए आज हमारा रुपया जो है 73 रुपये है, 73 रुपीज़ है। आरबीआई क्या करेगी कि भाई जो बाहर से जो है ना और थोड़ा सा पैसा थोड़े से जो है डॉलर्स खरीद लेगी, मतलब अपना डॉलर का रिजर्व भी बढ़ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा रुपया है वो गिर जाएगा। ये थोड़ी बुरी बात है ऑब्वियसली कि रुपया गिर जाएगा। 76 रुपये मान लेते हैं हो जाएगा, 3 रुपये गिर गया हमारा रुपया। बट इसका फायदे देखिए कितने ज्यादा हैं। आप सोचते होंगे ना कि हम ये जो सरकार है ये रुपये को कंट्रोल क्यों नहीं करती, बार बार गिराया जा रही है। कभी जो है कांग्रेस ने 40 से 60 ले आया था, अब बीजेपी जो 73 ले आई है, अब पता नहीं कहाँ कहीं किसी दिन सेंचुरी मार जाए। तो उतनी भी बुरी बात नहीं है ये। हाँ, अगर बहुत ज्यादा गिरने लग जाए एकदम से रुपया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बहुत सारे देशों में देखी भी गई है, जैसे ब्राजील हो गया या फिर इंडोनेशिया हो गया, इस तरह के बहुत सारे देशों में एकदम से उनका जो करेंसी था गिरने से प्रॉब्लम हो गई। बट थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रोल वे में हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं तो इसके फायदे समझिए। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट में फायदा है। एक्सपोर्ट में क्या फायदा है, मान लीजिए आपने एक माल बेचा $100 का, अब उसके बदले आपको जो पहले 7300 रुपये मिलते, 7300 मिलते, अब आपको कितने मिलेंगे, 7600। तो सीधा सीधा एक्सपोर्टर्स को 300 रुपये का फायदा हो गया। मतलब कि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ने लगी क्योंकि हम जो दूसरे देशों में जो अपना माल सप्लाई कर रहे हैं। अब इंपोर्ट को भी देख लेते हैं। अब जो बंदे को पहले $100 देने थे तो 73 रुपये से ही देने थे, 7300 रुपये देने थे, 7300। पर क्योंकि अब जो है रुपया गिर गया तो अभी उसको इंपोर्ट में सीधा सीधा 300 रुपये का घाटा तो हो ही गया, 7600 रुपये देने पड़ जाएंगे उसको इंपोर्ट करने के। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट जो है डिस्करेज होगा और इंपोर्ट देश में कम हो जाएगा। तो डीवैल्यू करने का ये भी थोड़ा सा फायदा होता है। हालांकि अगर हम जो है बहुत ज्यादा डीवैल्यू करने लगेंगे तो ये लिमिट होती है इस चीज की भी, 2-4% साल में चलता है, उसके बाद ये चीजें काम नहीं करती हैं। इकोनॉमी में आप कुछ भी एक्सट्रीम करने की कोशिश करेंगे या कुछ भी सडन करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएगा सब कुछ। इकोनॉमी स्लो प्रोसेस है और इसको हमेशा स्लोली ही देखा जाना चाहिए। अब दूसरा फायदा देखते हैं। अब हमने कहा था कि हल्की हल्की इन्फ्लेशन आती रहे तो सभी व्यापारी जो है खुश रहते हैं, और नौकरी वाले लोगों को भी जो उनकी नौकरी बची रहती है और थोड़ी थोड़ी तनख्वाह उनकी भी बढ़ती रहती है। तो क्योंकि 73 रुपये से 76 रुपये हो गया तो सीधा सीधा आप समझ लिए मोटा मोटा 4% की इन्फ्लेशन देश में भी आ चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा रुपया जो $1 के बदले 73 रुपये था, मतलब कि किसी सामान के बदले हमें 73 रुपये देना पड़ रहा था, तो अब हमें 76 रुपये देना है। तो सीधा सीधा सामान जो है 3 रुपये महंगा हो गया। तो इन्फ्लेशन भी आ गई। तो एक्सचेंज स्टेबिलिटी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप जो है रुपये को 73 रुपये पे ही बांध के रख दीजिए, मकसद ये भी है कि धीरे धीरे अप्रिशिएट, यानी कि जो 73 से 70 कब लाना है या डीवैल्यू कब करना है, इन सभी बातों का भी ध्यान रखते रहें। इसको हम न्यूट्रलिटी ऑफ मनी भी कहते हैं, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। ठीक है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी क्या कि भाई ठीक है, एक्सचेंज स्टेबिलिटी तो हो गई भाई, 73 से 76 कब लाना है, 70 कब लाना है। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की भाई हम 73 पे भी मेंटेन करके रखें, अपनी इकोनॉमी में जो है जो रुपया है वो कंट्रोल वे में ही रहे। मतलब कि जो गरीब आदमी है वो जो है उसके लिए रुपये अगर इन्फ्लेशन आ रही है तो नुकसान ना हो जाए गरीब आदमी को। हमारे लिए जरूरी है कि हमारे जो देशवासी हैं, खासकर जो हमारे गरीब जो हमारे देशवासी हैं उनके लिए जो है रुपये, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि जो इकोनॉमी में बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, डिफ्लेशन हो रही है। उन्हें तो इसी बात से मतलब है कि भाई इकोनॉमी में हमें जो है हमारा जो है गुजारा होता रहे। तो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इसी बात का ध्यान रखती है कि भाई अगर थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ रही है तो उनका भी गुजारा भत्ता किसी तरह से बढ़ता रहे, उनकी जो है कमी, उनको जो ऐसा महसूस ना हो कि अब तो हमारे देश में लिए देश में रहना ही बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब हुआ
भाई जो भी हम कुछ कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, सभी का जो लास्ट एम है वो यही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितने भी हम चाहे प्राइस स्टेबल करने की कोशिश कर लें, एक्सचेंज रेट से स्टेबल करने की कोशिश कर लें, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी करने की कोशिश कर लें, ये सब कुछ जो है सब कुछ एक ही तरफ लेके जाता है कि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े और ऑल ओवर इकोनॉमी बढ़े। जैसे कि हमने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था कि अमृता नोबेल लॉरेट अमृता सेन ने कहा था कि भाई वेलफेयर इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए कि सबके लिए जो इकोनॉमी डेवलप हो। तो यही हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि भाई व्यापार चले, व्यापार चलेंगे तो जो है नौकरी लोग वाले लोगों को जो है उनकी नौकरियां बढ़ेंगी, एक तो जो है ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी प्लस तनख्वाह बढ़ेगी, फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स चलेंगे तो देश को टैक्स इकट्ठा होगा। अब वो देश को जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है सरकार को अपने पास नहीं रखना, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जो टैक्स इकट्ठा हुआ है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है गरीब लोगों को दिया जाए ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट हो पाए। तो पूरी की पूरी जो साइकिल है मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, इसलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चार ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के। अब हम समझते हैं कि आरबीआई करता क्या है आके मॉनेटरी पॉलिसी में, कैसे कंट्रोल करके रखता है हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी को। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्या क्या हथियार होते हैं आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी के नाम पे, जिनसे वो जो है बार बार जो बैंकों को परेशान करती रहती है फॉर आवर ओन गुड। बैंकों के लिए अच्छा ना हो चाहे उतना परेशान होना, पर आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये ना सोचें कभी भी कि अगर आरबीआई जो बैंक्स पे सख्ती कर रही है तो इसमें आरबीआई का कुछ फायदा है। आरबीआई जो भी कुछ करती है, आरबीआई दोस्तों एक ऐसी संस्था है देश में जिसने जब से बनी है, जब जो भी कुछ किया है आम लोगों के फायदा ही हमेशा उसमें देखा है, चाहे वो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना हो। कई बार देखा होगा आपने कि स्टॉक मार्केट के लिए आरबीआई के व्यूज आते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है और इसको जो है यहाँ से थोड़ा डाउन जा सकती है। तो लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों कह रही है आरबीआई, पर आरबीआई हमेशा लोगों के भले के लिए ही वो बात कहती है, क्योंकि आरबीआई को पता है अगर ये मार्केट बढ़ती जाएगी तो क्रैश हो सकती है। इसी तरह जब आरबीआई बैंक्स के ऊपर सख्ती करती है, उन्हें कंट्रोल करना चाहती है उन पे, तो सिर्फ इसलिए कि कहीं वो बैंक आगे जाके बहुत ज्यादा लोन ना बांट दें और वो बैंक ही ना डूब जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या पॉलिसी, इसके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो आता है सीआरआर। सीआरआर साथ में एसएलआर, दोनों ही हम साथ में बात करेंगे क्योंकि दोनों ही एक जैसे ही हैं लगभग। सीआरआर दोस्तों होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर का दोस्तों मतलब होता है कि आरबीआई कहता है कि बैंकों से आपके पास जितना भी आपका जो टोटल आपने लोन ले रखा है, जितना भी सॉरी आपने लोन इशू कर रखा है, जो भी आपने कर रखा है उसका जो है मुझे 4% दे दो। जितना भी आपके पास फिलहाल 4% है, चेंज होता रहता है। 4% ऑफ टोटल डिपॉजिट विद बैंक। भाई बैंक जो है अलग अलग तरीकों से पैसा इकट्ठा करता है। कोई जो है आम आदमियों का सेविंग बैंक खुलवाता है, भाई आम आदमियों से करंट अकाउंट भी खुलवाता है, फिर उनके जो है एफडी वगैरह भी बनवाता है। और भी बहुत सारे तरह के होते हैं जो आरबीआई लोन लेता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेता है बैंक्स, या फिर जो अपने बॉन्ड्स इशू करता है, या फिर अपने जो है डिबेंचर्स वगैरह इशू करता है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे बैंक जो पैसा इकट्ठा करता है। तो आरबीआई कहता है कि आपका जितना भी आपने पैसा इकट्ठा किया है उसका 4% मुझको दे दीजिए, और वो 4% जो है आइदर कैश हो या फिर टाइम डिपॉजिट, यानी कि छोटे अमाउंट्स के जो डिपॉजिट होते हैं वो हो। ठीक है, और जो ये 4% है ना दोस्तों, ये फिलहाल 4% है, कभी ये जो है 8% भी हुआ करता था, फिर 6% आया, फिर 5 आया, धीरे धीरे गिरते गिरते अब 4 आ गया है। क्योंकि भाई आरबीआई इस टाइम पे चाहती है कि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा मनी फ्लो हो सके ताकि इकोनॉमी मूव कर सके, इसलिए आरबीआई ने काफी कम रख रखे हैं सीआरआर और एसएलआर के रेट। इनफैक्ट सारे ही रेट इस टाइम पे आरबीआई ने कम रख रखे हैं। तो चलिए ठीक है भाई, अभी 4% कह दिया आरबीआई ने कि आप हमें दे दीजिए, और या तो कैश में दो या टाइम डिपॉजिट, और हम जो है हर 15 दिन में चेक करते रहेंगे। अच्छा आप 15 दिन हो गए, आपके टोटल इतना लाइबिलिटी, आपके जो टोटल इतने डिपॉजिट वगैरह हैं, तो आइए उसका 4% हमारे पास रखिए। अगर आपके डिपॉजिट बढ़ गए हैं तो ज्यादा रखिए, अगर आपके कम हो गए हैं तो आप वापस भी ले जा सकते हैं, हमें कोई इतना लालच नहीं है। तो 4% जो है हमें मेंटेन करना है टोटल डिपॉजिट का। अब दूसरी बात भी कर लेते हैं, एसएलआर। एसएलआर क्या है? ये 18%, बैंक्स के जितना भी डिपॉजिट है वो उसका 18% रखना पड़ता है बैंकों को, अपने ही पास में, किसी और के पास में नहीं।
यहाँ मैं लिख देता हूँ टू आरबीआई विद बैंक टू देमसेल्व्स, अपने पास ही रखने के लिए बोला गया है आरबीआई के द्वारा। पर इसमें कंडीशंस हैं। अगर आपके पास अपने पास है तो ये नहीं मतलब कि आप जो उसका कुछ भी आप कह दें कि मैंने जो 30 साल के बॉन्ड अपने पास रख लिए हैं, भाई उस 30 साल के बॉन्ड का करना क्या है, पैसे तो आपको जो बहुत बाद में देने थे वो तो फॉर्मेलिटी हो गई रखना। जब 30 साल बाद देने की बारी आएगी तो आप जो इन बॉन्ड्स की जगह दूसरे बॉन्ड रख देना मेरे पास में, ये तो फॉर्मेलिटी हो गई। आरबीआई कहते हैं कि आप मेरे पास लिक्विड एसेट्स लेकर आइए। लिक्विड एसेट्स मतलब कि कैश लेकर आइए मेरे पास। मतलब मेरे पास नहीं, ऑब्वियसली बैंक अपने पास रख रहा है तो अपने आप मुझे शो कीजिए कि आपने अपने पास लिक्विड एसेट्स रख रखे हैं, कैश रख रखे हैं, या फिर टाइम डिपॉजिट जो बहुत शॉर्ट टर्म के डिपॉजिट्स होते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना इस टाइप के, वो सब रखिए अपने पास, या फिर गोल्ड रखिए। तभी आप देखेंगे कि लिक्विड एसेट्स हैं, 3 4 महीने के अंदर सब कुछ। कैश तो कैश ही होता है, गोल्ड तो कभी भी आप एनकैश करा सकते हैं, टाइम डिपॉजिट भी बहुत छोटे टाइम के लिए ही होता है। तो सीआरआर और एसएलआर टोटल मिला के 22% जो कैपिटल बैंक की कैपिटल है इन दोनों चीज़ों में ही फंसी होती है। और इसलिए ये 22% जो है, इसी की वजह से आरबीआई हमें 5 लाख रुपए बैंक डूबने पर दे पाता है, क्योंकि आरबीआई ने कम से कम इतना तो बचा कर रखा था बैंक के पास कि बैंक अगर पूरी तरह से तबाह भी हो गया तो उसका 22% तो हमेशा ही बचा रहेगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये दोनों हो गए रिजर्व कंट्रोल करने के तरीके। अब क्या होता है कि बैंकों को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बार बार बैंकों को पैसा चाहिए होता है आरबीआई से किसी ना किसी बहाने। कई बार होता है हैशटैग रिस्क, आपको याद आ रहा होगा कि भाई मात्र 2 घंटे की वजह से इतना बड़ा बैंक डूब गया था, तो बैंक कहते हैं कि हमें ओवरनाइट फंड दे दीजिए थोड़ा सा। भाई उसको वो भी देना तो पड़ेगा ही, अगर बैंक को एक दिन के लिए बंद थोड़ा होने देगा आरबीआई। मैं ये हटा देता हूँ सीआरआर एसएलआर, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम एमएसएफ की। मतलब हो गया कि भाई जो एमएसएफ है, ओवरनाइट फंड्स के लिए जाना जाता है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मैक्सिमम बैंक जो है अपनी टोटल लाइबिलिटी का, मतलब जितना भी उसने जो है उधार लिया हुआ है लोन के रूप में, एफडी वगैरह या अकाउंट्स वगैरह से लिया हुआ है, उसका 1% तक आरबीआई से लिया जा सकता है। 1% ऑफ बैंक्स लाइबिलिटी तक ये लोन लिया जा सकता है। इसकी भी दर जो है हर क्वार्टरली तय होती है, बदलती भी रहती है अक्सर। 1% ऑफ बैंक्स लाइबिलिटीज। फिलहाल ये दर जो चल रही है 4.25% चल रही है। आमतौर पे दोस्तों ये देखा गया था कि एमएसएफ फैसिलिटी जो आरबीआई 6% के आसपास रखना पसंद करता था। कभी 5 5.5 कर दिया, कभी 6.5 7 तक कर दिया, पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोएस्ट है। 4.25% पे ही मात्र आरबीआई कह रहा है कि अगर आपको ओवरनाइट फंड चाहिए, मतलब एक रात के लिए या 2 रात के लिए फंड चाहिए, तो आप मुझसे ले लीजिए। पर पर इकोनॉमी में पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आरबीआई कितना ज़्यादा फोर्स कर रहा है सभी तरह से पहिए, इकोनॉमी के पहिए को चलाने के लिए। तो यहाँ 4.25% पे एमएसएफ तो कर ही दिया, जो मात्र ओवरनाइट फंड है। बट अगर बैंक्स को बैंक रेट पे भी लोन चाहिए, बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कह देते हैं, डिस्काउंट रेट। अगर बैंक को बैंक रेट पे भी लोन चाहिए, बैंक रेट यानी कि अगर कोई बैंक कहता है कि मुझे ज्यादा वक्त के लिए लोन चाहिए, 3 महीने 6 महीने के लिए लोन चाहिए, 3 मंथ्स लोन, तो भी वो मिल जाएगा 4.25% पे ही। मतलब कि अगर बैंक को जो है आरबीआई से लोन चाहिए तो उसे 4.25% पे आराम से लोन मिल सकता है, जो कि अक्सर 7% के आसपास ही रहता था बैंक रेट, पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा घटे हुए हैं। इस टाइम पे जो है 4.25% कर दिया है कि भाई आप जो सभी इंस्टीट्यूशन को या जितने भी छोटे हमारे व्यापारी हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनको कम से कम ब्याज दर पे जो है लोन देते रहे, ताकि इतना मुश्किल टाइम वो निकाल पाए। ठीक है, ये हो गया हमारा एमएसएफ, ये हो गया हमारा बैंक रेट। बैंक रेट लंबे टाइम के लिए होता है, एमएसएफ खाली ओवरनाइट फंड्स के लिए होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेपो रेट, जो आपने सभी ने सुना ही होगा, बहुत फेमस है ये। रेपो मीडिया में अक्सर रेपो रेट की बहुत चर्चा होती है। मुझे नहीं लगता आपने कभी एमएसएफ या बैंक रेट सुना होगा, बट रेपो रेट आपने हर क्वार्टरली बात होती है कि भाई आरबीआई ने आज इतना रेपो रेट कर दिया, आज आरबीआई ने उतना रेपो रेट कर दिया, 0.25 बढ़ा दिया, 0.5 घटा दिया, यही सब होता रहता है। तो फिलहाल जो आरबीआई ने रेपो रेट किया हुआ है वो किया हुआ है 4%। रेपो रेट आरबीआई हमेशा ध्यान रखता है कि अगर इकोनॉमी में पैसा डालना है तो फिर रेपो रेट जो है कम करके रखे, इसको बढ़ा भी देते हैं, 6 7% तक भी ले आते हैं। रेपो रेट से आरबीआई हमेशा ही कम ज़्यादा करके खेलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि रेपो रेट पहली बार ही 4% आया है, 4% के आसपास पहले भी आ चुका है।
फिर वापस वहां से जंप किया 6-7% तक धीरे धीरे, फिर वहां से वापस नीचे भी आ गया। मतलब इकोनॉमी को कंट्रोल करने में रेपो रेट का बहुत ज्यादा हाथ इसलिए है क्योंकि अगर बैंक्स को फोर्टनाइट लोन्स चाहिए, फोर्टनाइट फोर्टनाइट लोन्स या फिर महीने भर के लिए लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन्स, तो रेपो रेट से ही मिलेगा। आप ये इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए इस बात का कि रेपो रेट कितना इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे बैंकों ने लाखों करोड़ों रुपए, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का जो है बैंक को आरबीआई को रेपो रेट पे लोन दे, सॉरी रिवर्स रेपो रेट पे लोन दे रखा है। 10 लाख करोड़ लोन गिवन बाय बैंक टू आरबीआई फोर्सफुली। वैसे तो आरबीआई को कोई फोर्स कर नहीं सकता, बट बैंक्स ने कहा है कि हमारी हालत इतनी खराब है कि हमारे पास जो कैश पड़ा है हम किसी को नहीं दे सकते, हमें इस टाइम पे इकोनॉमी में किसी पे भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि हमारा पैसा आएगा, तो आप ही हमें रख लीजिए और आप अब जो भी हमें इंटरेस्ट लेंगे हम ले लेंगे। तो आरबीआई ने कहा कि ठीक है, मैं अगर तुम्हें लोन, अगर जो है तुम मुझसे लोन लेने आते तो मैं तुमसे 4% ब्याज लेता, बट मैं तुम्हें उतना तो नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कितना दे सकता हूं, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। हमेशा रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो है एक दूसरे के सिंक्रोनाइजेशन में ही चलते हैं। आज जो 10 लाख करोड़ जो बैंकों ने आरबीआई को दे रखा है, कई बार इसका उल्टा भी होता है, आरबीआई बहुत मोटा पैसा लाखों करोड़ रुपए रेपो रेट पे ही बैंकों को भी दे देता है। फिलहाल चल रहा है 3.35% रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो रेट, यानी कि बैंक्स ने जो फोर्सफुली दिया है, आरबीआई ने कहा कि ठीक है मैं ले लेता हूं तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम बैंकों का सबका नुकसान हो, वो नुकसान मैं झेल लूंगा, बट मैं तुम्हें मात्र 3.35% साल का ही दे सकता हूं इंटरेस्ट। इतने में ही तुम लोगों को गुजारा करना होगा। आरबीआई फिर उसको आगे बॉन्ड्स में इशू कर देता है 5-6% पे, जितने थोड़ा बहुत, सारा तो इशू नहीं हो पाता, पर थोड़ा बहुत जो इशू होता है उससे उसका लॉस प्रॉफिट हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, फिलहाल वैसे आरबीआई का इस साल में 99,000 करोड़ का सरप्लस हुआ है। 99,000 करोड़ सरप्लस इशूड टू जीओआई, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस साल जो आरबीआई ने अपने जितना भी लॉस प्रॉफिट कर करा के फाइनली 99,000 का अर्निंग करी, और वो सारा की सारा जो है मोस्टली उसका सेंट्रल बैंक को, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को पकड़ा दिया है। तो हम वापस आ जाते हैं रिवर्स रेपो रेट पे। फोर्टनाइट लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स गिवन बाय बैंक्स टू आरबीआई, शॉर्ट लोन्स गिवन बाय बैंक्स टू आरबीआई। तो ये चार टर्म्स हमने पढ़ी। एमएसएफ पढ़ा कि भाई ओवरनाइट फंड्स, यहां मैं लिख देता हूं ओवरनाइट फंड्स, ये बात आप ध्यान रखें हमेशा। मात्र 4.25% पे ही, या एक रात के लिए हिसाब से अगर बैंक को चाहिए, 4.25% हमेशा एनुअली है, जो भी हम इंटरेस्ट रेट लिख रहे हैं सभी एनुअली है। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक रात के लिए कितना लोन जो है दिया जाएगा, या फिर जो है कितना, मतलब कितना ब्याज बैंक को चुकाना होगा एक रात के लोन के लिए। उसके बाद आया बैंक रेट। भाई अगर 3 महीने के लिए लोन चाहिए तो आरबीआई ने कहा कोई बात नहीं, मुझसे ले लो, मैं तुम्हें 4.25 पे ही दे दूंगा, मुझे तुम्हें जितना लोन लेना है ना सब ले लो मुझसे, कोई बात नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस आगे इशू करो। ठीक है, बट फिलहाल ये दोनों ही जो है काम नहीं आ रहे रेट। फिलहाल फिर रेपो रेट ने कहा, आरबीआई ने कहा कि हम रेपो रेट भी कम कर देते हैं, 4% कर देते हैं आपके लिए, आपको 2 हफ्ते महीना भर के लिए लोन चाहिए मुझसे ले लो, और मैं तुम्हें मात्र 4 पे दे दूंगा, 4.25 भी छोड़ो। ठीक है, फिर भी बात नहीं चली। अब बैंक फिर भी फोर्स करे जा रहे हैं आरबीआई को, नहीं आप हमसे उल्टा पैसा ले लो, हमें तो आपसे चाहिए ही नहीं, आप ही हमसे ले लो। तो आरबीआई के साथ जब ऐसा हुआ तो आरबीआई ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, तुम जो है ना मुझे मात्र 3.35% पे लोन दे दो, देना है तो। वैसे मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जनरली 0.25 का ही, 1/4% का ही अंतर रहता है, पर फिलहाल आप देख रहे होंगे 0.65% का अंतर हो गया। क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया कि आरबीआई भी नहीं चाहता अपने पास पैसा रखना। आरबीआई अपने पास पैसा जमा करके क्या करेगा ऐसे टाइम पे जब इकोनॉमी को पैसे की जरूरत है? तो आरबीआई ने अपना रिवर्स रेपो रेट इतना ज्यादा घटा के रखा है कि बैंक मजबूर होकर जो है आम लोगों को पैसा दें, आम लोगों का जो है व्यापार चलाने में मदद करें, ना कि आरबीआई के पास ही अपना सारा फंड पार्क कर दें। तो दोस्तों ये पूरी थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। मुझे उम्मीद है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम जरूर आपको डाउट को पूरा करने को, डाउट को समझाने की आपको कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके इसके जो है
आप जो है बार बार स्टडी करें ताकि आपको इकोनॉमी की सभी क्लासेस और बैंकिंग की सभी क्लासेस अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।